जो फर्स्ट पेपर है उस पर कुछ भी न्यूज़ नहीं है, उस पर कुछ भी न्यूज़ नहीं है, सब यही है कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया है, उसी के ऊपर है कि फार्मर का क्या इशू चल रहा है। ये अपने चौटाला जी हैं, इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है एमएलए से। तो जो पहली न्यूज़ है, यूपी ऑर्डिनेंस कंजर वो कन्वर्शन वाला लॉ लेके आए थे ना, यूपी गवर्नमेंट जो लॉ लेके आई थी अपना, कौन सा वो कन्वर्जन वाला जो लॉ लेके आई थी, उसे मतलब कि क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया यूपी ऑर्डिनेंस ऑन द कन्वर्जन नॉट येट रिसीव बाय एमएचए। मतलब इसमें क्या बोला है कि पास तो हो गया है वो ऑर्डिनेंस। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए है ना, अगर कोई सेंट्रल लॉ में चेंज लाना है, देखो इसमें क्या लिखा है, इस वाले के अंदर क्या लिखा है आपको, ये रहा। नॉट ऑल द स्टेट लेजिस्लेशन आर सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट, ओनली दोज आर रिप्रेजेंटेड टू, जो सेंट्रल लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, लॉ सेंट्रल लॉ को, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास भी आते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए। देखो ये लिखा, होम अफेयर एग्जामाइन द बिल पास बाय द स्टेट डेट आर रिप्रेजेंट द सेंट्रल लॉ बिफोर दे गेट प्रेसिडेंट एसेंट। तो ऐसा एक सिस्टम है कि उसके पास भी आते हैं। तो किसी ने आरटीआई वारटीआई लगा के पूछ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी ने आरटीआई लगा के पूछ लिया किसी ने कि ये लॉ आएंगे क्या, मतलब ये तो अभी पढ़ूंगा क्या लिखा है, पहले अपने उस पर आते हैं। तो पूछ लिया किसी ने, तो अभी तक वो एमएचए के पास नहीं आया, पर वो पास कर दिया। किसने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, जो है चल रहा है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, उनके बीच में कंपैरिजन। जो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो 123 है, और ऑर्डिनेंस पावर ऑफ 213 है स्टेट गवर्नर का। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस ओनली, इंपॉर्टेंट इसमें क्या लिखा है, ओनली, ओनली कब कर सकता है, व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, बोथ द हाउस या सिंगल हाउस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हाउस को चाहिए बिल बनाने के लिए, दोनों हाउस की पावर चाहिए। तो दोनों में से कोई सा हाउस नहीं है तो कर सकता है प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। when only one house is not in session because the law can be passed by both the house not by the single house, दोनों हाउस को चाहिए। इधर गवर्नर की क्या है, गवर्नर भी वही सेम पावर है, ओनली व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि किसी स्टेट में कैबिनलिज्म कोई वो नहीं बनता, जैसे बाई कैबिनलिज्म होता है उसका कोई अधिकार ही नहीं है, वो रोक ही नहीं सकता एक तरीके से। ये सेशन भी हो या ना हो, तो कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, तो इधर गवर्नर भी कर सकता है। द लास्ट प्रोविजन इम्प्लाइज द ऑर्डिनेंस कैन प्रोविडेड बाय द गवर्नर व्हेन ओनली वन सेशन इन द नॉट इन सेशन एंड सच ए लॉ कैन बी पास बाय बोथ द हाउस नॉट बाय सिंगल हाउस। तो ये वाला सिस्टम है वो इस दोनों का सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। कोई सा हाउस सेशन में होना एक भी, तो दोनों हो जाएंगे, ये हमें कुछ नहीं करना, ये काट दो, ये तो समझ में आ गया। ही कैन प्रोवाइड ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन दे सर्टिफाई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग वेदर रेंडर वेन नेसेसरी, मतलब कुछ उसे लग रहा है, कब कर सकता है, कुछ उसे लग रहा है ना नेसेसरी चीज़ लानी चाहिए तो वो कर सकता है। सेम इसके साथ है, अगर मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है इस चीज़ की तो मैं पास कर सकता हूँ, वो मेरी ऊपर है थोड़ा सा। तो ये दोनों का सेम है, ये भी काट दो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पावर ऑर्डिनेंस की होती है ना, को एक्सटेंसिव है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट से। एक पार्लियामेंट बनाती है, एक ऑर्डिनेंस बनाती है, उन दोनों की पावर क्या है, को एक्सटेंसिव है, को एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट ही कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन दोज केस विच पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ, मतलब जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ना, उसी को ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, किसी ऐसे को नहीं जिसमें पार्लियामेंट लॉ ना बना पाए उसको ऑर्डिनेंस में नहीं ला सकते। अब सेम कंडीशन इनके साथ भी है, तो दोनों ये भी सेम है, अभी तक सेम चल रहा है दोनों का काम, ठीक है। चलो, ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम हैज़ बीन सेम फोर्स से इफेक्ट होंगे, बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट के लॉ होते हैं, एक्ट बन जाते हैं, उसी फोर्स से ऑर्डिनेंस पास होंगे, इसमें भी उसी फोर्स से पास होंगे। चलो ये भी सेम है। ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम is subjected to same the limitation of act of the parliament, ठीक है। this means that ordinance issued by him will be invalid to the extent to make a provision which parliament cannot make law। समझ में आया किसी क्या बोला कि ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन जो पार्लियामेंट पे है, जो पार्लियामेंट के पहले से ही लॉ है उस पर भी लिमिटेशन लगा सकता है। दिस मीन्स दैट ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम विल बी इनवैलिड टू द एक्सटेंट इट मेक एनी प्रोविजन पार्लियामेंट कैन नॉट मेक ए लॉ, मतलब कुछ लॉ ऐसे भी हैं मतलब कि पार्लियामेंट ने पहले से बना रखे हैं, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, दोनों के सेम है। हमें मतलब क्या चीज़ पढ़नी होती है, डिफरेंस कहाँ आएगा, वही डिफरेंस का ही मज़ा आता है। ही कैन विड्रॉ एट एनी टाइम, ठीक है। अब इसमें आएगा थोड़ा मज़ा करने में। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट ए डिक्टेशनरी पावर, कोई डिक्टेशनरी पावर नहीं है, अपने आप से नहीं कर सकता वो कुछ।
दिस मीन दैट कैन प्रोग्रामेट एंड विड्रॉल द ऑर्डिनेंस ओनली एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी एडवाइस से ही वो हटा सकता है, ला सकता है। उसकी कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्शनरी पावर है, ना सिचुएशनल डिक्शनरी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर लिखी हुई प्रेसिडेंट के पास, ये कर सकता है अपनी मर्जी से, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। और सिचुएशनल डिक्शनरी किसे बोलते हैं कि मतलब कि जो मतलब उसे कोई कंडीशन उसके सामने आ गई, जैसे कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, तो वो सिचुएशनल है, किसको बुलाना चाहे उसे बोलते हैं सिचुएशनल, जो लिखी हुई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इसकी कोई डिक्टेशनरी पावर नहीं है, ऑर्डिनेंस को हटाना या लाना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ऐसे ही सेम इधर है, दोनों टाइप सेम है। एन ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम शुड बी लेड बिफोर द जो ठीक है पार्लियामेंट वेट इज रिसेंबल, जब रिसेंबल होगी पार्लियामेंट, ठीक है ना, तो उसके सामने रखना होगा, उसके सामने उसे रखना होगा पास कराने के लिए। सेम कंडीशन इसके सामने है। अब ये आएगा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा ये आएगा मेन पॉइंट। ऑर्डिनेंस इशू कर दिया हमने, ऑपरेट करते कब तक कर सकता है, 6 वीक तक। जैसे पार्लियामेंट आज बैठ गई, 1 फरवरी को बैठ गई, तो उसके 6 वीक तक उसे पास करवाना है। ठीक है, चलो 6 वीक तो एक ये हो गए, जैसे पार्लियामेंट डिसेंबल हो गई, ये हो गए। और फिर कितने टाइम तक जा सकता है, 6 वीक और 6 मंथ तक जा सकता है। 6 मंथ, 6 मंथ क्यों बोला है उसने, 6 मंथ इसलिए बोला उसने क्योंकि एक पार्लियामेंट एक सेशन से दूसरे सेशन में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो 6 मंथ के अंदर अंदर बैठना होगा सेशन को, तो 6 मंथ का टाइम तो वो हो गया, और वो 6 मंथ में बैठ गया, ठीक है। फिर 6 वीक का टाइम और दिया जाता है उस ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए। तो 6 मंथ और 6 वीक का टाइम दिया गया, सेम प्रोसीजर इधर दिया गया। अब इसमें क्या, ही नीड नो इंस्ट्रक्शन टू मेक एक ऑर्डिनेंस, उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ऑर्डिनेंस में। ये वाला झोल है सारा जो आज के अखबार में है, ये वाला झोल है सारा, ये वाला झोल जो अखबार में है आज, ये है कि उसे कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, पर ही कैन मेक ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 3 केसेस में, 3 केसेस के अलावा गवर्नर भी बना सकता है, ऑर्डिनेंस दे सकता है 3 केसेस के अलावा। या तो उसने बिल कंसिडरेशन के लिए भेज दिया हो, कंटेन ए रिक्वायर्ड प्रोविजन सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो मतलब कि प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए उसने कर दिया अप्लाई, उसने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव कंटेन सेम प्रोविजन, या इनवैलिड पहले से प्रेसिडेंट ने इनवैलिड कर दिया उसे, ये वाले। तो ये वाले प्रोविज़न आए हैं। और उसमें एक नया प्रोविज़न हो रहा है कुछ, जो स्टेट के लॉ को रिप्रोलेट करता है, मतलब स्टेट के जो सेंट्रल ने लॉ बनाया उन्हें उसमें कुछ घटाना है, बढ़ाना, उसमें कुछ दखल दे रहा है कोई स्टेट का लॉ, तो भी प्रेसिडेंट के पास आता है, जो आज के में आया है। तो यही सारी बात इसमें की गई है। तो हमने डिफरेंस देख लिया। इंपॉर्टेंट इसमें लाइन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पता ही है आपका। ऐसे बिल भी ऐसे ही होता है, रिकन्सिडरेशन के लिए रख देता है, रिजर्व कर देता है, तो प्रेसिडेंट ही देखता है। एक तो 6 वीक 6 मंथ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी कोई डिक्टेशनरी पावर नहीं है, ठीक है ना, ये डिक्टेशनरी पावर नहीं है। कभी भी विड्रॉ कर सकता है, पर कब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उससे कर सकता है। और ऑर्डिनेंस सेम फोर्स से अप्लाई होगा, ये पार्लियामेंट का है, जैसे पार्लियामेंट का है। ही कैन प्रोड्यूस ऑर्डिनेंस ओनली, मतलब ये वो सेशन में नहीं है। ये 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक चलते पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 1 2 3 2 1 3, 2 1 3 गवर्नर की, 1 2 3 किसकी होती है, अपने प्रेसिडेंट की। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे आगे चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है इतना, ऐसा कुछ। आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखो ये कितनी गलत न्यूज़ है कि इंदौर जो सिटी, क्लीनेस्ट सिटी 3-4 साल से लगातार हो रही है, उसकी एक भयानक तस्वीर आई है। वो क्या कर रहे हैं, ए वीडियो ग्रैप ए एल्डर पीपल बीइंग लेफ्ट ऑन द हाईवे इंदौर। जो गरीब सड़कों पे भीख नहीं मांगते लोग, बेचारे घर से निकाल दिए जाते हैं, या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर वाले बाहर छोड़ जाते हैं, या वैसे भी घर से निकाल देते हैं, वो क्या करें, वो सड़क पे पड़े रहते हैं, कोई खाना दे देता है, कुछ मांग लेते हैं। तो इंदौर की क्लीनेस्ट जो उनकी म्यूनिसिपैलिटी है, वो क्या काम कर रही है, उन्हें सिटी से उठा उठा के ला रही है, और सिटी से बाहर जो आउटरेस्ट एरिया होता है वहाँ लाके सड़कों के किनारे छोड़ रही है उन्हें, कि सिटी को क्लीन कर रही है, गंदगी कर रहे हैं। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, शेल्टर्स होम्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें उन्हें भेजना चाहिए, नाइट शेल्टर होम में भेजना चाहिए। तो एक तरह से गलत चीज़ है, आप क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड ले रहे हो एक साइड, और आप ओल्डर को मतलब डम करके ले जा रहे हो, जैसे कूड़े को उठा के ले जाते हैं ना शहर के बाहर, उसे डम कर देते हैं, ऐसे वो इंसानों को भी डम कर रही है। तो भाई इंसान और कूड़े में अंतर समझो यार, ऐसा मत करो। पहली बात तो उन माँ बाप की गलती है, मतलब बेटों की गलती है, जब जिन्होंने पैदा इतना बड़ा बना दिया, उसे उस लायक बना दिया कि हमारी मदद करे।
पहली बात तो उन्हीं की गलती है। हमारे घर में दम नहीं है कि दादा को बाहर खड़ा कर दें, वो हमें बाहर निकाल देगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी सिटी, इस पर इतना बड़ा अवार्ड उसे मिले हुए हैं क्लीनेस के 4 साल से, उसने ये काम भी स्टार्ट कर दिया कि गार्बेज समझ लिया इंसान को। तो ये इस तरह से इनह्यूमन नेचर है। आपको लिखने के वो आए, कहीं पे लिखने के लिए आए, तो आपको इसको मेंशन कर सकते हो इस स्टडीज़ को, ऐसी चीज़ आई है एमपी गवर्नमेंट के ऊपर। फिर ऊपर दूसरा इशू क्या चल रहा है अभी, तो आपने देखा कि लाल किले पे लोग चढ़ गए थे, ये वो सब चढ़ गए थे। जो जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने कुछ वीडियो शेयर करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन पे क्या क्या लगाया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट से उन्हें जेल में डाला जा रहा है। आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था 2-3 जर्नलिस्ट का, तो मतलब उन पर केस फाइल हो गए हैं। शशि थरूर के ऊपर हो गया, कल मैं बता रहा था आपको। तो इन सब जर्नलिस्ट ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग की आज, और इस बारे में मतलब संगठन को मजबूत करने को बताया कि ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी जैसा चल रहा है। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। तो ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी जैसे काम कर रही है गवर्नमेंट, कि ये वाले एक्ट में लाके, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में लाके और जेलों में भरना स्टार्ट कर रही है। तो हम इस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू द किल ऑफ द वॉइस ऑफ द जर्नलिस्ट। हम एक वॉइस किल कर रहे हैं। जो वन ऑफ द, खुद ही पीएम मोदी ने क्या बोला था कि इट इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, प्रेस है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया को फोर्थ पिलर बताया था। और उसके बाद हम उनकी आवाज़ दबाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, उस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है ना, ये आ गया अपना एक्ट आ गया। देखो ये क्या होता है, ऊपा बोलते हैं, UAPA, पास 1967 में पास हुआ था। ये क्या करता है, डिस्ट्रप्टेड जो कर रहे हैं टेरिटरी, सॉरी सॉरी सॉरी, जो अपनी टेरिटरी को हार्म कर रहे हैं, मतलब कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को हार्म कर रहे हैं, उनके ऊपर इस एक्ट को लगाया जाता है। इसमें हाई हाई जो मतलब कि सज़ा हो सकती है, डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है, मतलब कि सजाए मौत भी दी जा सकती है, उम्र कैद भी इसके अंदर दी जा सकती है। और ये दोनों के लिए लगता है, इंडियन और फॉरेन के लिए। ठीक है ना, 2004 में अमेंडमेंट करके इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया था। मतलब कि अभी तक क्या था इसमें, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए था, इसमें अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी ऐड कर दिया गया था 2004 में अमेंडमेंट करके। और 2019 में अमेंडमेंट बिल किया था, हम इसमें क्या किया था, डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, मतलब इंडिविजुअल को हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं इस एक्ट में लाके। और फिर NIA के DG जो है, डायरेक्टर जनरल, उनको कुछ पावर दी गई थी। किस चीज़ की पावर दी गई थी, वो सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी, अगर उस पर ये वाला एक्टिविटी वाला, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी वाला वो लगता है। तो अगर वो टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट, इसमें देखो टेररिस्ट एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं ना, उसके ऊपर टेररिस्ट बता सकते हैं इंडिविजुअल को। अब टेररिस्ट बताया तो NIA आगे आएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आगे आएगा। इसको डायरेक्टर जनरल क्या काम कर सकते हैं, भैया आपने मुझे टेररिस्ट बताया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा हूँ, आप बेच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये सारा ऐड किया गया था 2019 में। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया। 67 का लॉ है, ये किस पर, टेरिटरी इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है, उसके ऊपर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के वैसे प्रावधान है, दोनों के ऊपर लग सकता है। 2007 में टेररिस्ट एक्ट को भी, इसमें एक्टिविटीज़ को भी एक्ट कर दिया था हमने इसमें। और फिर 2019 में NIA की पावर बढ़ा दी थी हमने, सिंगल पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट इसके अंदर हम घोषित कर सकते हैं। तो ये वाला सारा इशू था। और चलते हैं, अब आगे चलते हैं अपने न्यूज़ पे। तो यही इनके ऊपर लगा, ये क्या है, टेररिस्ट है क्या, ये ऐसा काम कर रहे हैं। वन साइड यू आर सेइंग दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है ना, अदर साइड यू आर किलिंग द वॉइस ऑफ द जर्नलिस्ट। तो ऐसे लिख सकते हो। कोई लॉ हटा देने चाहिए भाई, फार्मर को बैठाना चाहिए, जिसको मुझे दवाई लेनी है डॉक्टर के पास, मुझे जाके दवाई लेनी है, मेरा मेरा मरज़ है, मेरे अंदर कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, ज़बरदस्ती डॉक्टर ने दवाई थोड़ी देगा। मैं उसके पास जाऊँगा, कंसल्ट करूँगा, बात करूँगा, ऐसे ऐसे ठीक है मुझे लेनी है। तो भाई फार्मरों के लिए आप बिल ला रहे हो, उनके लिए फ़ायदे के लिए ला रहे हो। एक साइड वो बोल रहे हैं कि बेकार बिल है, भाई उन्हें बैठाओ। वो बोल रहे हैं कि कुछ फार्मर बोले, सब नहीं बोल रहे बिल बेकार है, भाई सबको एक साथ बैठाओ, सब एक साथ बैठ के बात करेंगे। आप बिल हटाओ, फिर सबको एक साथ बैठाओ, कमेटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबको साथ बैठा के बात करो, फिर बिल लेके आओ, जो उनकी सहमति बनेगी। फिर यही सब आया इसमें, मतलब FIR अगेंस्ट हिम यूपी। ये यूपी में कल गए थे, यूपी मुजफ्फरनगर, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट, मतलब दोनों तरफ मेरा घर बॉर्डर में मुजफ्फरनगर, वहाँ पे एक स्पीच में गए थे, पंचायत थी वहाँ पे। तो इनके ऊपर भी FIR अगेंस्ट यूपी में हो गई है। तो यार ये चीज़ एक तरह से, यू आर द किलिंग द वॉइस। तो क्या बोल रहे हैं, अनडिक्लेयर इमरजेंसी टाइप वाला सिस्टम चालू हो गया, अनडिक्लेयर इमरजेंसी।
ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। ड्यू के कॉलेज खुल रहे हैं 1 फरवरी से फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, तो भैया मयंक भाई यू आर रेडी फॉर दैट? वो ट्यूटोरियल्स के लिए है, रेगुलर क्लास के लिए नहीं है। अच्छा, पता नहीं, हमने तो इतना उसमें भी पढ़ा नहीं। हमारी क्लास में 3 जने जाने वाले हैं। ठीक है, एनजीटी। एनजीटी के बारे में हमने आज मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि आज और भी न्यूज़ बहुत है। एनजीटी को कभी अलग के लिए कई बार पढ़ लिया है वैसे हमने, किस एक्ट से बनी, 2011 में 10 में इसका एक्ट आया था, 2011 से फोर्सफुली काम की। ऑलमोस्ट सारे इसमें एक्ट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाटर एयर सब एक्ट को ही दिखती है, एक्सेप्ट मैंने दो बताए थे आपको। एक किसको नहीं दिखती, फॉरेस्ट एक्ट 19, फॉरेस्ट एक्ट को नहीं दिखती, दूसरा कौन सा बताया था, वाइल्ड लाइफ वाला शायद बताया था मैंने। ठीक है ना, तो सब एक्ट को ही देखती है, पढ़ेंगे। एनजीटी को मैं लाए आज नहीं निकाली मैंने बाहर, थोड़ा मेरा फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा था। फिर ये भाई महात्मा गांधी की 73rd एनिवर्सरी थी कल, 30 जनवरी को होती है, 30 जनवरी को। उसी दिन वर्ल्ड मतलब लेप्रोसी डे भी उसी दिन मनाया जाता है, 30 जनवरी को। तो ये याद रखना कि महात्मा गांधी लेप्रोसी के लिए फाइट किया था, तो लेप्रोसी डे भी उसी दिन मनाया जाता है। तो हमने ये देख लिया, हमने फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमने ये सारा कुछ देख लिया है, अमेंडमेंट देख लिया है, फिर हमने अब हमने न्यूज़ पे आ जाते हैं कि हमने अनलॉफुल एक्टिविटी वाला एक्ट हो गया हमारा। अब यही इसमें आगे भी यही है, अनलॉफुल कन्वर्जन, मतलब कि वो ऑर्डिनेंस वाली इसमें आगे बात आ गई है। ऑर्डिनेंस हम पढ़ चुके हैं कि 123 में अपना प्रेसिडेंट का आता है, 213 में आपका किसका आता है, 213 में आता है अपना गवर्नर का। हम डिफरेंस चेक कर चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, फिर ये एक न्यूज़ आई है मशरूमिंग रिस्टोर, सॉरी, एक न्यूज़ आई है मशरूमिंग रीस्टोर वाली, मतलब थ्रेटन टू क्लेम वायनाड। मतलब उसमें क्या है कि ट्राइबल्स हैं, मतलब कि लोग, क्या हुआ था, जैसे जगह दे दी ना किसी को, मतलब उन्होंने टूरिज्म पे जगह दे दी, उसमें टूरिज्म चलाने के लिए बस जगह दी है, क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया में आती है। और फॉरेस्ट जो राइट एक्ट है, ये लिखा है सारी चीज़ इसमें क्या है, आपको याद रखो। कुमीजी, कुमीजी ट्राइब, ये कहाँ है, वायनाड सेंचुरी में। वायनाड सेंचुरी कहाँ है, वो केरल के साइड है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आपको कुमीजी ट्राइब याद रखना है। तो उनके अंदर कुछ लोगों को ज़मीन दे दी गई थी। ज़मीन किस लिए, कि आप टूरिज्म बढ़ाने के लिए, पर उन्होंने क्या, अपने पर्सनल घर बनाने स्टार्ट कर दी, जैसे इसमें लिखा है मशरूमिंग प्राइवेट रिस्टोर और होम स्टे ऑन द फॉरेस्ट फिलिंग वायनाड इन केरला। नॉट ओनली मतलब कि गवर्नमेंट रूल, अपने गवर्नमेंट को फ्लोर आउट कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो थ्रेटिंग ट्रैंक्विलिटी इन हाई वर्नेबल ट्राइब कम्युनिटी इनसाइड द फॉरेस्ट। ये सब उसमें काम कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, मशरूमिंग रिसोर्ट तो छोड़ो, आपको याद रखना है बस इसका, ये कुमीजी ट्राइब्स कहाँ पे है, ये वायनाड सेंचुरी के अंदर, वायनाड सेंचुरी के अंदर है। कहाँ पे है, वायनाड। तो किसी ने मुझसे आज क्वेश्चन पुटअप किया था कि इतनी सारी ट्राइब्स हैं कैसे याद रखेंगे, भाई इतनी सारी आपको याद रखनी नहीं है। जो न्यूज़पेपर मारी है वो तो आपको याद रखनी है। फिर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, जैसे कहाँ की, अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं। कुछ ट्राइब जैसे नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है, उनको याद रखो। ठीक है ना, उनको याद रखो। सारी ट्राइब्स आपको नहीं याद रखनी है, कौन सी का जो न्यूज़ में आ रही है वो, और फिर नॉर्थ ईस्ट की, कुछ अंडमान की कुछ ट्राइब्स हैं, क्योंकि वो ट्राइब्स ऐसी हैं, वो पीवीजीटी में ग्रुप में आती हैं। और पीजीटी ग्रुप में सारी याद, 75 जितनी है, 76 है, वो सभी याद नहीं रखनी है। लास्ट 3 कौन सी ऐड हुई उसमें, उसके अंदर बस वो याद रखना, लास्ट 3-4 जो ऐड हुई है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ अपना ये हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपके चाइना। हम क्या कह रहे हैं, चाइना से हमारा मतलब कि इंपोर्ट घटा है, मतलब कि हम जो इंपोर्ट करते थे वो घटा है, मैं मानता हूँ घटा है, पर अभी भी लार्ज क्रिटिकल जो इंपोर्ट है ना, हमारा क्रिटिकल इंपोर्ट जो है वो अभी भी हम चाइना से कर रहे हैं। लार्ज सोर्स हमारी क्या, वो चाइना है। अब इन्होंने क्रिटिकल इंपोर्ट क्या बताया, ए मोबाइल फ़ोन रिक्वायर 85% कॉन्टेंट कमिंग फ्रॉम वन कंट्री। 85% जो मोबाइल के सामान है ना, वो अभी भी चाइना से आ रहे हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, मेरा एक पुराना लैपटॉप था डेल का इंस्प्रॉन, तो उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। मैं लेने गया था उसे नेहरू प्लेस में, जब मैंने पहले पूछ के आया था, मैं 6-7 महीने पहले पूछ के आया था, तो वो बैटरी लॉकडाउन से पहले पूछ के आया था, वो बैटरी मुझे 2000 की मिल रही थी, 2000 रुपये में। और वो बैटरी ही मुझे 6-7 हज़ार की मिल रही थी। उनका ऑप्शन क्या था कि चाइना से माल नहीं आ रहा है। तो देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है सोसाइटी में उस चीज़ का। क्यों, क्योंकि हम इतने डेवलप नहीं हुए, हम खुद ही डेवलप कर सकें। उसके लिए एक स्कीम बताऊंगा, जिसमें स्कीम बताई गई है। देखो इसमें बताया, प्रोडक्शन लिंकेज लिंक्ड इंसेंटिव, द स्कीम फॉर बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आई है। एक तो एपीआई क्या होता है, फिर ये स्कीम क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कोई अल्टरनेटिव फाइंड करना चाहिए चाइना के अलावा। फिर हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करनी चाहिए, किसी और कंट्री से हमें सामान मिल चुके, और हमें इस स्कीम को बूस्ट करना चाहिए। देखो 3 चीज़ हमें ऐड हो गई हैं,
इंपोर्ट बूट करने के लिए, चाइना को हैंडल करने के लिए। 3 चीज़, जहाँ आपने कोई नोट्स बनाया है कि कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ जाके तीनों चीज़ ऐड कर लो। ये तो हम पढ़ेंगे एपीआई क्या है और ये स्कीम क्या है। आ जाते हैं अपने बेसिक नोट पे, ऊपर चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट गवर्नर की। ये ऊपर चलते हैं, ये आर्टिकल मैंने बता दिया आपको, प्रेसिडेंट का कौन सा है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर कौन सा। फिर हम पॉलिटिक, हम ये ऊपर पूरा पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद कहाँ आते हैं कि ये कुजीमल ट्राइब पढ़ चुके हैं, वाइनाड सेंचुरी में। अब आते हैं एपीआई। जैसे आप खाना बनाते हो ना, उसमें इंग्रेडिएंट डालते हो, ये डालोगे इंग्रेडिएंट, आलू टमाटर बनाना है तो आलू चाहिए आपको, गोभी टमाटर चाहिए इंग्रेडिएंट उसके लिए। ऐसे ही दवाई को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके जाता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ पे लेके जाता हूँ। एक मेरा रिलेटिव है, वो बीएमएस है। वो हमेशा वो सफ़ेद सफ़ेद सी गोली दे के जाते थे, मीठी मीठी लगती थी। मैं पूछता था ये कुछ नुकसान तो नहीं देती, आप ये वैसे भी देते हो? वो बोलते हैं ये इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर हम मेडिसिन ऐड करते हैं। वो बूंद में चुबाते हैं ना, होम्योपैथिक के पास जाओगे, वो सफ़ेद सी गोली निकालेगा, एक डिब्बी में भरेगा, फिर से बूंद बूंद दवाई डालता रहता है। तो एक तरह से वो इंग्रेडिएंट हो गया उसका, उसमें वो दवाई डाल के उसमें टेस्ट आ जाता है। तो वैसे टाइप से इंग्रेडिएंट है, उसे बोलते हैं एपीआई। इसे बोलते हैं बल्क ड्रग, सिग्निफिकेंस इंग्रेडिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। सिग्निफिकेंस है, इंग्रेडिएंट है जो ड्रग बनाने के लिए यूज होता है। तो ये वाला एपीआई अभी तक, एक हुबई प्रोविंसेस है चाइना में, वो हब है इस चीज़ का, एपीआई का। अभी तक 70% वी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, जो एपीआई 70% वहीं से मंगा रहे हैं। आप खुद सोचो, हमारी जो इंडिया कंट्री है, एडिशनल ग्रीन टैक्स देना होगा, रोड टैक्स पेबल करना होगा। जो गाड़ी मतलब कि 8 साल पुरानी है, एट ए फिटनेस सर्टिफिकेशन जब रिन्यूअल होगा ना, फिटनेस गाड़ी की फिटनेस चेक होती है, जब वो रिन्यूअल होगा, जब आपको 8 साल बाद रिन्यूअल होगा, तो इतना एडिशनल टैक्स देना होगा। फॉर ए पर्सनल व्हीकल के लिए आफ्टर 15 साल, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके 15 साल, और जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनके 8 साल। ठीक है, इसमें ये लिखा है। और द पॉलिसी प्रोवाइड द एग्जेम्पशन, ट्रैक्टर को नहीं देना होगा, तो किसानों के ट्रैक्टर को नहीं, हार्वेस्टर जो होती है, मशीनरी जो होती है हार्वेस्ट करने की, बड़ी बड़ी थिलर्स होते हैं बड़े बड़े, उनको नहीं देना। ठीक है ना, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल को नहीं देना, इथेनॉल वाली को नहीं देना, एलपीजी पे चलने वाली को नहीं देना, सीएनजी वाली को नहीं देना, जो पावर्ड व्हीकल होती है उन्हें नहीं देना। ठीक है, एंड ए लोअर ग्रीन टैक्स फॉर ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल सच एज ए बसेस, इनके लिए थोड़ा कम रखा गया है, बसेस के लिए इनके लिए थोड़ा कम रखा गया है। यही सब इसमें लिखा है। एज वेल एज द डिफरेंशियल टैक्स बिटवीन व्हीकल, जो गवर्नमेंट के व्हीकल है उन्हें तो 15 साल बाद वो डी रजिस्ट्रेट करके स्क्रैप कर देंगे, भाई पैसा है उनके पास। मंत्री साहब अपनी गाड़ी तुड़वा सकते हैं 15 साल, वो तो बोल रहे तुड़वा देंगे हम गाड़ी अपनी, हम नहीं रखेंगे, हम नई गाड़ी लेंगे। पर जो प्राइवेट वाले हैं 15 साल बाद थोड़ा कम देंगे, मतलब उनको वो 15 साल बाद, और कॉमर्शियल को 8 साल बाद। और कुछ इसमें एग्जाम्पशन है बाहर रखा गया है, ट्रैक्टर वैक्टर को, हार्वेस्टर को, इनको ज़रूरत है। ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट नाउ कमिटेड ऑन द प्रपोजल। ये भी प्रपोजल क्या सेंट्रल ने स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा है। तो स्टेट को, कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेट के पास आता है। देखते हैं ना, स्टेट के पास कैसा है, यूपी का नंबर अलग होता है, पुणे का नंबर अलग होता है। हाँ, तो MH12 ऐसा है 13। तो ये सब तो अलग अलग होता है। स्टेट के बाद प्रपोजल भेजा है अभी ऐसा, ये इस पर काम करने की। और कुछ नहीं होता था कि, हाँ पहले भी होता था यार। 2016 में इंडिया नोटिफाइड द कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड फॉर द पैसेंजर व्हीकल टू बूस्ट इफिशियंसी के लिए। फिर बीई जो है, बीई वो बोलता है कि हमें जो फ्यूल है ना, मतलब कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन स्टैंडर्ड इज गिविंग, एवरेज फ्यूल का स्टैंडर्ड दिया हुआ है बीई ने, पावर मिनिस्ट्री की ब्यूरो एनर्जी इफिशियंसी है, लेस देन 5.49 लीटर पर 100 किलोमीटर ए सेकेंड राउंड, ये वो सब इफिशियंसी दी हुई है उन्होंने, इतने होनी चाहिए। फिर जो आपको क्या याद रखना है, जो ये थी ना, ये आपकी कैफ़े करके जो थी, कैफ़े क्या करता है, रेगुलेट करता है CO2 इमेशन। ये याद रखना, कैफ़े आ जाना रिलेटेड टू आपको किसी से चीज़, वो CO2 इमेशन देखता है ओनली। जो आपकी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ना, स्टैंडर्ड जो चेक करता है वो CO2 के चेक करता है बस, CO2 इमेशन। वाइफ अदर पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, जो फ्यूल में बर्निंग होकर निकलते हैं, उसे कौन देखता है, उसे भारत स्टेट फ्यूल स्टैंडर्ड में आते हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, क्योंकि अभी ये प्रपोजल है। प्रपोजल जब पास हो जाएगा उसके बाद ये न्यूज़ बनेगी, उसके बाद यूपीएससी आपसे पूछेगा। पर ये लिखने के लिए आ सकता है, आप मीन्स में हो सकता है, पर ये प्री का है, ये हो अभी है, ये प्री का है। कैफ़े जो है अपना, आपका कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल स्टैंडर्ड, वो CO2 देखता है, वो आपको घुमा देगा, 2 ही ऑप्शन देगा, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर। कैसे, कैफे चेक कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर, एक ऑप्शन। भारत स्टेज इंजन ओनली चेक द CO2, उसने ऊपर नीचे कर दिया, दोनों गलत हो गए।
नाइदर डी ऑप्शन हो गया, पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ये क्वेश्चन मैंने यही बना दिया, देखो इसका क्वेश्चन यहीं पे बन गया, ये हो गया कैफे आपका। ठीक है, वो इसमें और क्या न्यूज़ है, और इसमें कोई न्यूज़ नहीं है आज के में। ये आ गया अपने, कौन सा है ये, कौन सा है ये, है कि जॉस बटलर, इंग्लैंड के साहब हैं जॉस बटलर। अब खत्म हो गई पीयूष, अपने उसमें चेक कर लेते हैं कोई चीज़ बची है क्या, और फिर अपना इसको कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। ये हमने पढ़ लिया, प्रेसिडेंट को गवर्नर को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये आर्टिकल देख लिया 123 प्रेसिडेंट के लिए, 213 गवर्नर के ऑर्डिनेंस के लिए। फिर ये कुमीजी ट्राइब्स देख ली हमने, एपीआई इंग्रेडिएंट पढ़ लिया हमने। फिर ये स्कीम भी देख ली, फिर न्यूट्रिनो वो देख लिया हमने क्या होता है न्यूट्रिनो। सुपरनोवा देख लिया, वाइट ड्राफ्ट सिस्टम देख लिया, मैंने आपको समझा दिया कैसे ख़त्म होता है, कैसे वो ख़त्म होते हैं ब्लैक ड्राफ्ट में, कैसे चंद्रशेखर लिमिट अनलॉफुल एक्टिविटी वाला एक्ट देख लिया हमने। अब लास्ट एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी वाली इसमें न्यूज़ आई थी, उसमें लास्ट एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की न्यूज़ आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने मार्क भी नहीं किया। इसमें थी कहीं पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये अटलांटिक में हरिकेन आ रहा है। हम पढ़ेंगे हरिकेन कहाँ आते हैं, टाइफून कहाँ आते हैं, फिर उसके बाद साइक्लोन कहाँ आते हैं, ये विली विली कहाँ आते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, चाइना खून गोली मारता है सीधा खून, तो खून से टाइफून वो चाइना में, विली विली आपके ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन इधर अमेरिका साइड, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, और साइक्लोन आपके इंडिया में। ऐसे याद रख लो। तो अब ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। थोड़ी चीज़ें बस क्या है, रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन होता है, अंदर के साइड सर्कुलेशन होता है एयर का, और अराउंड द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और उसके बाद सर्कुलेट एंटी साइक्लोन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, आपको पता है कि ये अर्थ है, जो हवा आती है वो ऐसे आती है आपको, जबकि वेस्टर्लीज इधर से ऐसे आती है। ठीक है ना, तो एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमस्फीयर में करते हैं, और क्लॉकवाइज से करते हैं साउदर्न हेमस्फीयर, वहाँ वहाँ ऐसे चलते हैं। और यहाँ चलते हैं ऐसे, चलते हैं ऊपर को ऐसे चलते हैं यहाँ पे एंटी साइक्लोन। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है यूजली वॉयलेंट स्टॉर्म और बैड वेदर कंडीशन में बनते हैं, जब ये डिस्टॉर्ब भी बहुत करते हैं। मैं आपको एक मैप छोटा सा दिखा देता हूँ, इसके बाद ख़त्म करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन इसका, एक ये दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा है पिक्चर आपको। तो इसमें क्या है, प्रेशर, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। जो साइक्लोन होते हैं प्रेशर कंडीशन कब होती है, सेंटर में क्या होती है, लो होती है, और आपकी लो होती है सेंटर में उनकी, और नॉर्दर्न में एंटी साइक्लोन बनते हैं, साउदर्न में। ये सीधा पूछता है क्वेश्चन, इसमें घुमाता रहता है ऊपर नीचे, यूपीएससी ऑप्शन में घुमाएगा तुम्हें। ये एंटी साइक्लोन का एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर ऐसे घुमा देगा, और साउदर्न हेमस्फीयर में क्लॉकवाइज। और एंटी साइक्लोन में क्या होते हैं, सेंट्रल में हाई होता है, बाहर की साइड फेंकते हैं, ये अंदर की साइड लेके आता है, ये बाहर की साइड फेंकते हैं निकाल के। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। जैसे आपने देखा है ना, जैसे गोल गोल घूमता जा रहा है, वो सब चीज़ को अपने अंदर लेता हुआ आ रहा है, उसके अंदर ही घूम रही है सब चीज़ें, तो वो साइक्लोन है। और कुछ ही ऐसी तो ऐसे आता है, घूमता हुआ आता है, और चीज़ों को बाहर की साइड फेंकता जाता है। आप देखते हो ना, एक साइक्लोन घूमता आ रहा है, चीज़ों को बाहर की साइड फेंकता है, घर आया बीच में, घर को दूर फेंक के मारा उसने, गाड़ी आई गाड़ी को दूर फेंक के मारा, उसे बोलते हैं एंटी साइक्लोन। क्योंकि क्या होता है, उसमें सेंटर में हाई प्रेशर होता है, बाहर की साइड फेंकता है। और ये उल्टे होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज चलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। साइक्लोन क्या होता है, अंदर समेटते रहते हैं चीज़ों को, अंदर समेटते रहते हैं, घूमती रहते हैं, और लंबे होते जाते हैं ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक, क्योंकि अंदर घूम घूम के पानी होता है ना वो पूरा। अब पानी घुमाना बाल्टी में, तो घूमता हुआ नीचे तक, फिर ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा तेज़ घुमाओगे तो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं ऊपर, फिर लो सेंटर में होता है इनके। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचा करो यार, बहुत चीज़ है ज्योग्राफी में, बहुत मज़ा आता है पढ़ने, प्रैक्टिकल अर्थ सोच के लिखोगे तो। थ्योरेटिक में मुझे इतना नहीं आता। चलो ठीक है, फिर ये खत्म हो गया अपना लेक्चर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अपना लेक्चर